सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी प्रश्नों को पे डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही सरल शब्दों में आप तक इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट लिख करके हमको ज़रूर अपना सुझाव सजेशन देंगे कि कहीं पर अगर बात समझ में नहीं आई तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो ये आपको बताना है। मनुष्यों में ऑक्सीजन किसकी बात की जा रही है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम आप लोग जानते हैं ना कि हमारे शरीर को बहुत ही मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और वो ऑक्सीजन शरीर के पूरे भाग में पहुंचाई जाती है। अब पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कूड़ा कचरा है, वो किस माध्यम से शरीर से बाहर निकले, तो इसका परिवहन कैसे होता है यही आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग बहुकोषीय जीव हैं और बहुकोषीय जीव को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों में कुछ ना कुछ सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। वो क्या है उन पे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। फिर बता देते हैं, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़े होते हैं ना, कितने होते हैं? एक कि दो? दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों के द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मीन्स लाल रक्त कण, आरबीसी ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को खंडित कर या तोड़ करके ऊर्जा में बदलने पर बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त से वायु में चली जाती है। अतः नासिका के द्वारा बाहर कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है? यही समझना है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि मनुष्यों में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो आप एक बात समझिएगा कि मानव शरीर में फुफ्फुस मीन्स फेफड़ा, मानव शरीर के फुफ्फुस फुफ्फुस कोशिकाओं मतलब क्या होती है? एल्वियोलाई पाई जाती है, गैसेस एक्सचेंज करने वाली। तो मानव शरीर के फुफ्फुस कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिसमें क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। आरबीसी में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसकी? आरबीसी का हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक क्या करता है? पहुंचा देता है। आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी क्या है? आरबीसीएस है और आरबीसी में क्या पाया जा रहा है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब यही हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन हो जाएगा तब ये आपके सभी ऊतकों एवं अंगों तक इसको क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तो रहा किसका? ये तो रहा आपने देखा कि ऑक्सीजन का परिवहन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आप इतना जान लीजिए कि ऑक्सीजन की अपेक्षा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में अधिक विलेय होती है, अधिक घुलनशील होती है। आप मानते हैं इस बात को? कि ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अधिक घुलनशील है। इसीलिए जो है ऊतकों से फुफ्फुस तथा परिवहन, ऊतकों से फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर प्लाज्मा में विलेय अवस्था में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा प्रश्न पहला वाले का आंसर। इसी तरीके से हम आगे का भी प्राप्त करेंगे आंसर। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित, अभिकल्पित मीन्स डिजाइन किया गया है? तो अब आप समझिएगा कि गैसों को क्या करना है? विनिमय, विनिमय माने एक्सचेंज या आदान प्रदान करने के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे डिजाइन किया गया है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या होती है। ये नासिका होती है और नासिका में ये नासा द्वार है, ठीक है, जहाँ से वायु को अंदर किया जाता है। और ये नासा द्वार हमारे सीधे मुख गुहा और उसके साथ साथ फायरिंग्स या ग्रसनी या कंठ, ठीक है, यहाँ से होते हुए श्वास नली या ट्रैकिया वायु नाल होती है, वहीं फायरिंग्स के पास में से ही ये क्या होती है? श्वास नली होती है, ठीक है। और वो आगे जा करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? श्वसनिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? श्वसनिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, ब्रैंकियोल्स। और वो ब्रैंकियोल्स थी आगे चल करके श्वसनिका में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वही श्वसनिका से आप देखते हैं एंड सिरे पर बहुत से बायलून शेप्ड जो है, बायलून शेप्ड क्या पाए जाते हैं? कूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्वियोलाई वायु कोपिका कोश पाए जाती हैं, जिसके द्वारा गैसों का एक्सचेंज किया जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम भी आपके लिए यहाँ पे ये एक डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये तो रहा मुख गुहा और ये रहा फायरिंग्स और ये यहाँ पे। अब यहीं पर से आप देखते हैं ये वायु नाल आती है और यही से जो है ये वायु नाल आगे देखते हैं ना 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है ये। अब जब ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गई तो इसी में से आप देखते हैं ना कुछ ब्रांच नुमा शाखाएं आ गई और इन्हीं के अंतिम सिरे पे ये बायलून शेप्ड क्या पाए जाते हैं? ये बायलून शेप्ड, ठीक है ना, ये पूरे में फैल गए। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? ये तो है नासिका, नासिका
नासिका के बाद यहाँ नासा द्वार है, नासा द्वार है, ये मुख गुहिका है, यहाँ पे फायरिंग्स है जिसे आप ग्रसनी कहते हैं, यहाँ पे कंठ है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या पाई जाती है, श्वास नली, श्वास नली, यहाँ पे ये श्वास नली है और ये श्वास नली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये श्वास नली श्वसनी में कन्वर्ट हो गई, पतली पतली ब्रैंकियोल्स में। ये देखो श्वसनी, जब श्वसनी में कन्वर्ट हो गई तो आगे भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये सब ढेर सारे। तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, श्वसनिका कहेंगे। पतली पतली जो कोशिकाएं हैं यहाँ पे श्वसनिका, श्वसनिका में कन्वर्ट हो गई। श्वसनिका के एंड वाले सिरे पे अगर आप देखें तो यहीं पर ही आप देखते हैं कूपिका कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कूपिका कोष पाए जाते हैं, ठीक है। और यही कूपिका कोष क्या काम करेंगे, यही कूपिका कोष जो है CO2 और O2 का विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये और इनकी संख्या कितनी होती हैं, दोनों में आप लिख सकते हैं। इनकी संख्याएं लगभग अगर देखा जाए तो 30 करोड़ होती हैं। कितनी होती हैं, 30 करोड़ इनकी संख्या होती है दोनों के लंग्स में, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, ये फेफड़ा, फेफड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम हो गया, यानी कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे डिजाइन किया गया है। तो मेन तो आपको डिजाइन नासिका से लेकर के लंग्स के एल्वियोलाई तक बनाना है, और यही वो एल्वियोलाई है जो कि CO2 और O2 का एक्सचेंज करती है। तो आप समझ लीजिएगा कि मानव फुफ्फुस छोटी छोटी क्या है, नलियों में बटा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, वायुकूपिका कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुकूपिका कोष कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ श्वसनिकाओं के बाद, ठीक है, जो श्वसनी है, श्वसनिकाओं के बाद अंत में कूपिकाएं होती हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये श्वसनी है और श्वसनिका, और जिसके एंड सिरे पर क्या पाए जा रहे हैं, कूपिकाएं पाई जा रही है। अंत में कूपिकाएं होती हैं जिसकी संरचना गुब्बारा या बैलून के समान होता है, और यही कूपिकाएं गैसों के परिवहन को सरल बनाती हैं और एक विशाल क्षेत्र प्रोवाइड कराती हैं। 30 करोड़ की संख्या होती है दोनों लंग्स में मिला करके, ठीक है। तो इस तरह से ये लगभग 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बना देती हैं। 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बनाती हैं। बात समझ में आ गई ना, कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे डिजाइन करेंगे। तो मानव फुफ्फुस में ये वायुकूपिकाएं होती हैं, इनकी संख्या 30 करोड़ होती हैं, लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को ये बढ़ा देती हैं, और ये नासिका से लेकर के सीधे आपके लंग्स में सबसे एंड जो होता है, इनके शाखाओं में बैलून गुब्बारे के समान संरचना होती है, जिसको वायुकोश कहते हैं या एल्वियोलाई कहते हैं। यही गैसियस एक्सचेंज में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं। मानव में वाहन तंत्र, ठीक है ना, वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मनुष्य में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो यही आपको बताना है कि
ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी मटेरियल्स हैं बॉडी के अंदर पूरे ऑर्गन्स तक, वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो आपको जो है इसमें इन्हीं के नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मानव में वहन तंत्र के घटक मतलब कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक, पहली चीज तो हृदय है, जिसे हार्ट नॉर्मल शब्दों में आप उस तरह का शेप लाइक स्ट्रक्चर जो बता देते हैं कि दिल। ठीक है, और रुधिर मीन्स ब्लड, और रुधिर वाहिकाएं, ये जो कि रुधिर वाहिकाओं में आपका आ जाएंगी आगे क्या क्या आएंगी, जैसे कि धमनी, शिरा ना, ये सब जो है आगे इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। तो वहन तंत्र के घटक की बात किया जाए तो सबसे पहला तो आप समझते होंगे कि हृदय होता है। ठीक है ना, सबसे पहला क्या होता है, हृदय होता है। और हृदय के बाद में अगर आप देखें तो रुधिर आता है, और रुधिर के बाद यदि आप देखें तो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो रहे, आप समझ गए होंगे कि ये इसके क्या हैं, ये इसके घटक हैं। ठीक है, ये इसके क्या हैं, घटक हैं। अब आप आगे समझिएगा कि अगर ये इसके घटक हैं तो कैसे आप इसको बताएंगे। तो आप जानते हैं, अभी आपसे पूछा जाए कि हृदय का क्या काम है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप उल्टे सीधे बताओ कि आपके अंदर जो हृदय है वो क्या कर रहा है। हाँ, पता ही नहीं है, जान लो, इसी चैप्टर में इसको भी बताएंगे, हृदय भी क्या होता है, दिल क्या होता है, उसकी भी अपनी आवाज़ है, उसकी भी अपनी कार्य है, फंक्शन है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि मानव में वहन तंत्र के घटक जैसे कि हृदय हैं, रुधिर हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं। ठीक है, तो आइए पहले हृदय देखिए। हृदय का काम क्या होता है, हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। बेटा पंप जानते हैं ना, पंपिंग मशीन, पंपिंग मशीन, ये देखो बस। हृदय का केवल एक ही काम है, पंपिंग मशीन, पंप करना। ठीक है भाई, पंप करेगा तभी तो आगे की ओर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये तो हो गया है आपका पंपिंग मशीन। अब दूसरी बात आती है रुधिर की। तो रुधिर भी जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रुधिर भी देख लो 1 2। एक तो होता है आरबीसी, दूसरा होता है WBCS, और तीसरा होता है जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए रुधिर, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो रुधिर की अगर बात किया जाए, और भी एक इसमें आप जोड़ सकते हैं कि एक प्लाज्मा भी आप ले लीजिए। ठीक है, इसी का एक पार्ट आप ले लीजिए प्लाज्मा। तो ये 4 हो गए। ठीक है, रुधिर के अंतर्गत। तो अब मेनली तो रुधिर 3 होते हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसमें से अगर बताएं कि ये प्लाज्मा क्या है, यह भी एक तरल माध्यम है। ठीक है ना, यह भी क्या है, प्लाज्मा भी एक प्रकार का ये तरल माध्यम होता है, जो रक्त शरीर में आप कह सकते हैं CO2, भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ वहन करती है। आरबीसी कोशिकाओं जैसे CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थ का भी वहन करती है। WBC शरीर में बाहर से आए हुए बैक्टीरिया से लड़ करके शरीर को रोग मुक्त करती है, और प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोक देती है। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे ना, कि नहीं समझ पाए अभी। तो आइए यहाँ पे समझ लीजिए हृदय का काम क्या है। हृदय का काम क्या होता है, पंप की तरह है।
कार्य करता है। ठीक है। अब आप रुधिर की बात करें तो रुधिर में आरबीसी रेड ब्लड कार्ब सेल जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्ब सेल जिसे सफेद रक्त कणिका कहते हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें आरबीसी, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। लाल रंग किसके कारण होता है आरबीसी का, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो ऑक्सीजन को ले जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है। और डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है, यहाँ पे आप आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसी कारण ब्लड का रंग लाल होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो ये डब्ल्यूबीसी कार्य क्या करती है, संक्रमण से, बैक्टीरिया वगैरह कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उससे लड़ने में ये सहायता करती है। ठीक है। और यह शरीर में आए हुए जो भी रोगाणुओं को मार करके शरीर को स्वस्थ बनाती है। मतलब कि यही है जो आपके शरीर की सुरक्षा करती है, जिसे आप क्या कहते हैं कि मिलिट्री या आर्मी फोर्स की तरह कार्य करती है ना। आए हुए अन्य इन्फेक्शंस को ये मार करके बाहर कर देती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। वहीं पे अगर प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि जब भी कहीं घाव चोट हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग ब्लड शरीर से अधिक न निकलने पाए, इसके लिए यही प्लेटलेट्स तुरंत वहां पे जा करके क्लॉट थक्का जमा देती है, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स का मेन कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब उसके बाद में अगर आप देखें कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा तो मैंने बता दिया कि ये भोजन के अणु चाहे CO2, नाइट्रोजन वेस्ट, साल्ट, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा हो गया। अब एक बचा है आपका जिसे आप कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। अब रुधिर वाहिकाओं में क्या क्या होती हैं, धमनियां, शिरा और केशिकाएं। धमनी और शिरा और केशिकाएं, धमनी, शिरा, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है ना। ये तीन तो हो गए आपकी रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं कौन कौन से होती हैं, धमनी, शिरा और कैपिलरीज। तो धमनी का क्या काम होता है, हृदय से शरीर के, हार्ट से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्ट से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। शिरा का काम क्या होता है कि विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त शुद्धिकरण के लिए ले आना। ठीक है। केशिकाएं क्या होती हैं, कैपिलरीज। धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिकाएं कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का क्या होता है, विनिमय होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो हो गए घटकों के कार्य, घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे ना। बहुत आसान से शब्दों में मैं आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। संख्या बढ़ा दीजिए, संख्या बहुत कम है अभी। आप अपनी संख्या इतना आप शेयर कर दो कि लगभग कम से कम 1000 लोग इसमें के ऊपर अभी ऐड हो जाएं। ठीक है। तो अभी संख्या जो है आपकी कम लग रही है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है। अब भैया रुधिर तो समझ गए ना, एक शुद्ध वाला एक अशुद्ध वाला। तो शुद्ध वाला तो क्या होता है, ऑक्सीजनित होता है। अशुद्ध वाला ब्लड कैसा होता है, विऑक्सीजनित ब्लड होता है। तो अब ये जो देख रहे हैं ना कि स्तनधारी और पक्षियों में दोनों को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो अब आप समझ लीजिए, क्या समझेंगे कि स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जैसे हम लोग स्तनधारी हैं ना कि नहीं है, कंफ्यूज हो गए। अरे हम लोग स्तनधारी हैं कि नहीं हैं? तो हाँ, हम लोग भी स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी होने के साथ साथ और प्लस जो पक्षी में हैं, इनको ऊर्जा की जो है अधिक आवश्यकता होती है, जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ठीक है, और ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन रक्त को अलग करके ही शरीर इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है उपलब्ध करा सकती है। अब आप बात समझ गए होंगे। ठीक है कि स्तनधारी भाई हृदय में, हार्ट में कितने 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर अर्किल, ऊपर के 2 चेम्बर अल्किल, नीचे के 2 चेम्बर वेंट्रिकल, तो 4 होते हैं ना। तो अगर आधे आधे कर दो ना, तो एक तरफ का जो होता है आपका जो राइट साइड वाला होता है वो तो प्योर ब्लड, वो क्या करता है, बॉडी से सारे ब्लड को कलेक्ट करता है। कौन सा? राइट वाला हार्ट। ठीक है ना, राइट साइड का हार्ट पूरी बॉडी का ब्लड को कलेक्ट करके और लंग्स तक ट्रांसफर कर देता है। फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर के वो आपके लेफ्ट साइड के हार्ट चेम्बर में आता है, और फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में। ठीक है, इसलिए इसको आवश्यक होता है, क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो दोनों ब्लड जो है आपस में मिल ना सके, इसीलिए स्तनधारी और पक्षियों में इनके रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या होते हैं। तो यही आपको समझना है कि इसके और भी विभिन्न पथ क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना है कि कोई भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और वो सरल अणुओं में टूटता है, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के जो है क्या क्या घटक होते हैं। तो यहाँ पे अब आप लगभग समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब होता है विखंडन या तोड़ना। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, विखंडन करना या तोड़ना। मतलब कि ग्लूकोज के ऑक्सीजन से या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से भिन्न जीवों में, भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तभी टूटेगा, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ हैं, उनको हम आगे बताते हैं अभी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आप क्या लिया, ग्लूकोज लिया, मान लीजिए ये हमने ग्लूकोज दे दिया, और जब ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे 6 का मतलब समझ जाइएगा कि ये ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन अणु है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन अणु है। ग्लूकोज का सूत्र ही यही होता है, 6 कार्बन युक्त। अब ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन अणु है, ये कहाँ, जो आपने लिया है, तो अब ये कहाँ जाएगा, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में। तो आप समझ सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ होगा इसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होगा। तो जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कोशिका द्रव्य में होगा तो किसमें ये कन्वर्ट होगा, तो ये पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइरूवेट
वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कहाँ ये ग्लूकोज था और कहाँ बदल किस में गया, पायरूवेट में। अब ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, लेकिन ये जो पायरूवेट है ना ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन अणु है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 कार्बन अणु से 3 कार्बन अणु में बदला। कहाँ बदला, कोशिका के कोशिका द्रव्य में बदल गया, कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ से आप देखिए कितने रास्ते हैं इसके, तो अब यहाँ से ही आपको पकड़ना है कि इसके कितने रास्ते हैं। तो अब आप समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा। पहला हम ले रहे हैं कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म में हुआ तो वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अब यही पायरूवेट अगर किसमें, साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ ये प्रक्रिया, यहाँ से प्रश्न आता है कि पायरूविक एसिड या पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब ये पायरूवेट जो है अब आगे की कंडीशन बता रहा है कि अगर ऑक्सीजन की क्या हो जाए, एब्सेंट भी हो जाए। मान लीजिए कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो ये पायरूविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरूविक एसिड इथेनॉल, भैया पीना उना नहीं, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जिसे आप कहते हैं ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा जो भी निकली है वो केवल 2 ही कार्बन, ठीक है, तक, बस 2 कार्बन तक। तो अब ध्यान दीजिएगा ये प्रक्रिया कहाँ से कहाँ होगी भाई, जब पायरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्रिया होगी तो वो एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है ना, और आजकल देख रहे हैं इस कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने छूट दे दिया कि जितने भी बियर शॉप हैं जा करके आप ले सकते हैं, तो लोग एक के ऊपर टूट पड़ते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। हाँ, तो यही वो इथेनॉल है। अब बना कैसे बना, अब आप ही समझ लो कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये पायरूविक एसिड या पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होती है प्रक्रिया, तो यह भी समझ लो ईस्ट, ईस्ट मतलब कवक। ठीक है ना, उसको सड़ा दिया गया, सड़ता कब है, समझ गए ना। जब वो सड़ गया शुगर, जब शुगर सड़ गया ग्लूकोज आपका, तो वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, कहेंगे बस बन गया एथिल अल्कोहल। अब इसका आनंद लीजिए, वो सड़ गया, क्यों, क्योंकि उसमें एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन से एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी ऊर्जा उससे प्राप्त हुई। कंप्लीट ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ है उसका। ठीक है, इसलिए एनर्जी की मात्रा कम रही। अब देखिए सेकंड नंबर आता है कि ऑक्सीजन का अभाव। भाई वहां पे तो एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं अभाव हो गया। ये क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का अभाव मतलब ये होता है कि जब हम लोग, ठीक है ना, हम मतलब कि जैसे आप सभी बच्चे हैं, हम भी हैं, जब आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं या जब दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय यही हुआ करता है कि हमारे पैर की जो मांसपेशियां होती हैं ना, उसमें दर्द शुरू हो जाता है। जब उसमें दर्द शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि किस लिए दर्द शुरू हुआ, वो दर्द इसीलिए हुआ कि हमारे पैर की जो मांसपेशियों में दर्द हुआ उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो गया। मेहनत कर लिया, इसलिए वो हमारा जो ग्लूकोज था ना, तो वो सीधे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये आप समझ सकते हैं कि अभाव कहाँ पे हुआ, ये हमारी पेशी में हुआ, पेशी मांसपेशियों में हुआ। और जब यहाँ पे हुआ तो ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो गया, ये पायरूवेट आप समझ सकते हैं, मैंने बताया लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड तो आप लोग खाते होंगे कि नहीं खाते हैं, क्या होता है लैक्टिक एसिड, दही। ठीक है, तो जब आप दही खट्टा होता है ना, एसिड लग गया, तो इसलिए लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए कि ये आपकी मांसपेशी इतना दौड़ लगा दिए कि बेचारे को ऑक्सीजन की
अभाव हो गया, और जब अभाव हुआ तो आपके पैर में दर्द होने लगा। दर्द होने लगा मतलब ये लो दही बन गया। आपके पैर की मांसपेशियां किस में कन्वर्ट हो गई? दही में, मतलब कि लैक्टिक एसिड में। और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा, ठीक है, कुछ मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज हुई। और यह भी आप कह सकते हैं 3 कार्बन के आसपास, 3 कार्बन अणु। तो आप समझ गए ना कि अगर ऑक्सीजन का अभाव हुआ तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी बस। अगर एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण हो गया। ठीक, अच्छा, अब आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाए तो क्या होगा? तीसरी कंडीशन है ये, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाए तो ये हमारा पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं CO2 प्लस H2O, और प्लस बहुत बड़ी मात्रा में क्या? एनर्जी, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा, लगभग कह सकते हैं 673 किलो कैलोरी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस है कि भैया ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से भिन्न भिन्न जीव, बहुत टाइप के जीव हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न भिन्न रास्ते क्या हैं? तो आप समझ गए। शुरुआत करनी है ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। अगर इसको एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में क्रिया कराई गई ईस्ट में, जैसे फंगस में, तो ये लो एथिल अल्कोहल बन गया, एथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा बहुत कम मात्रा में, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है इसलिए। वहीं पे अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो आपकी मांसपेशियों में, जब आप अधिक रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं पाती है। तो आप कहाँ से, मुंह से भी, नाक से भी बड़ा बड़ा हांफने लगते हैं ना कि कितना पाएं हम डकार लें। तो वही है समस्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जब अभाव हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्यों हुआ? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड में बदल गए और प्लस एनर्जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। वहीं पे अगर ये पायरुविक एसिड, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गई, H2O कुछ मात्रा में, और एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टेड रहा, आपको समझ में आया होगा। तो बस कुछ ना करिए तो अपने सर के लिए एक लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, और हो सके तो और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि संख्या बढ़ सके। हम आपको इसी तरह के वीडियो ले करके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।